वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस को, जिसे हमने लेक्चर नंबर 6 में शुरू किया था। वहाँ पर हमने बात की थी दो रिएक्शंस की, जिसमें पहली थी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड सेकंड हमारे पास थी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और उसके काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास बची थी सेकंड रिएक्शन ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जिसकी डिटेल हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होती है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्यों इसे ऐसा बोला जाता है, उसकी काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। देन हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसे अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को, जिसमें हम ले रहे हैं सुक्रोज। देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बेसिक आइडिया लिया था कि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो वो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। और हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो ये है। देखिए, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस की मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गया। अब नोट करने वाली बात क्या है कि जो सुक्रोज का नेचर है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है। लेकिन जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर मिलता है वो लीवोरोटेटरी होता है, जिसमें जो ग्लूकोज है उसका नेचर होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। फ्रक्टोज का जो नेचर है वो है लीवोरोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ओवरऑल मिक्सचर लीवोरोटेटरी क्यों हुआ, इसका रीजन ये है कि जो फ्रक्टोज के केस में लीवोरोटेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज में जो डेक्स्ट्रोरोटेशन होता है। डेट्स वाई हमारे पास जो कंप्लीट मिक्सचर है उसका रोटेशन होगा लीवोरोटेटरी, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। अब क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने पर सुक्रोज, जिसका नेचर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है लीवोरोटेटरी मिक्सचर में, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यही सब बेसिक बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं। आइए एक बार रीड करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी है। Sucrose is dextrorotatory, whereas the products glucose and fructose are dextrorotatory and levorotatory respectively. यही बात हमारी हुई। Levorotation of fructose is more, being -90 degree, than the dextrorotation of glucose being +52.5 degree, so that the mixture as a whole is levorotatory. यही कहा था कि फ्रक्टोज के केस में levorotation थोड़ा ज़्यादा होता है as compared to dextrorotation in case of glucose. On hydrolysis, the dextrorotatory sucrose gradually changes into the levorotatory mixture. It is for reason that the reaction is called inversion of sucrose या inversion of cane sugar। आप बता सकते हैं कि ऐसा हम इसे क्यों बोलते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हो गई इस रिएक्शन से रिलेटेड। आप इतना नोट करें, देन हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को। तो चलो अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को। देखिए, अगर आपको इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को समझना है, उसको समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का, जिसका नाम है पोलैरीमीटर। हम करते क्या हैं, अलग अलग इंटरवल्स पर एंगल ऑफ रोटेशन को देखते हैं। मान लीजिए सुक्रोज हमने लिया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा। कितना एंगल रोटेट करेगा ये पोलैरीमीटर से हम देख लेंगे। मान लीजिए t = 5 मिनट्स पर हमने एंगल ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व किया, फिर t = 10 मिनट्स पर किया, फिर t = 15 मिनट्स पर किया। इस तरह करते करते किसी एक लंबे समय पर किया। इस तरीके से हम अलग अलग इंटरवल पर एंगल ऑफ रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। देन हम इसकी काइनेटिक्स को इजीली समझ सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखिए रीडिंग ऑफ पोलैरीमीटर को समझने का थोड़ा देखिए। मान लीजिए 0 टाइम पर बिगनिंग में जो पोलैरीमीटर की रीडिंग थी वो है R0। उसके बाद हमने देखा किसी टाइम t पर
जो पोलैरीमीटर की रीडिंग थी RT, अल्टीमेटली पोलैरीमीटर हमें बता क्या रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमने देखा किसी लंबे समय के बाद यानी इनफाइनाइट टाइम पर जो हमारे लिए होता है 24 आवर्स, तो वहां पर हो गया R इन्फिनिटी। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि 0 टाइम पर हमारे पास जो रीडिंग थी वो पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रोटेशन घट रहा है, रीडिंग हमारे पास घट रही है, वो धीरे धीरे 0 हो रही है और अल्टीमेटली नेगेटिव हो जा रही है। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। आइए एक बार रीड करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज स्टडीड बाय नोटिंग द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ ए पोलैरीमीटर। दिस इज रीडिंग ऑफ ए पोलैरीमीटर। सपोज रीडिंग ऑफ द पोलैरीमीटर एट 0 टाइम R0, ये बात हो रही है। रीडिंग ऑफ द पोलैरीमीटर एट टाइम t RT, ये बात हो रही है। रीडिंग ऑफ द पोलैरीमीटर एट इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम कुछ नहीं हमारे लिए 24 आवर्स या उससे कुछ ज़्यादा, वो है R इन्फिनिटी। रीडिंग एट 0 टाइम विल बी पॉजिटिव, जी बिल्कुल। रीडिंग वुड डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम पास थ्रू 0 एंड अल्टीमेटली बिकम्स नेगेटिव। यही सब बातें हमने डिस्कस की। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इतना बताएं कि अगर मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो t इज इक्वल टू t सेकेंड पर आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, थोड़ा गहराई से चलें तो एंगल ऑफ रोटेशन कब होगा हमारे पास चेंज, जब हमारे पास सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड होगा, क्योंकि भाई सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जब वो हाइड्रोलाइज्ड होगा तभी तो वो लीवो रोटेटरी मिक्सचर हमें देगा, तभी तो हमें चेंज पता लगेगा एंगल ऑफ रोटेशन में, जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी होगा। तो अब मैंने आपसे पूछा कि टाइम t पर कितना होगा एंगल ऑफ रोटेशन, तो आप बोल देंगे कि टाइम t पर जितना अमाउंट हमारे पास सुक्रोज का हाइड्रोलाइज्ड हो गया होगा उतना उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड x। ये क्या है सर, यही बात तो है जो आपको अभी थ्योरेटिकली बोली। देखो, टाइम 0 पर हमारे पास जो रीडिंग थी पोलैरीमीटर में वो थी R0, और टाइम t पर जिस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, तो वो हमारे पास है RT। अब मान लो शुरुआत में हमारे पास था 10 डिग्री और हमारे पास टाइम t पर हो गया 5 डिग्री। टाइम t पर 5 डिग्री है, चेंज हमारे पास कितना आया, R0 माइनस RT, यानी शुरुआत में 10 था, टाइम t पर 5 हुआ तो चेंज कितना हुआ 10 माइनस 5, तभी तो हमें पता चला कि कितना हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन में चेंज आया। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, R0 माइनस RT। RT माइनस R0 क्यों नहीं कर दिया सर आपने? सर आपसे शुरू में ही बोला था कि विद द टाइम रीडिंग डिक्रीज करेगी तो हमारे पास RT तो छोटा हुआ ना R0 से, तो ये बात हमारे पास ये हो गई, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस RT, ये हो गई इक्वेशन 1। अब ये तो बात हो गई किसी टाइम t की। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ रोटेशन मुझे बता दीजिए इनफाइनाइट टाइम पर कितना होगा, तो आप सीधा आंसर करेंगे कि इनफाइनाइट टाइम पर जितना सुक्रोज अमाउंट का हाइड्रोलाइज हो गया होगा वहां से हम आपको एंगल ऑफ रोटेशन बता देंगे। तो कितना अमाउंट हाइड्रोलाइज हुआ होगा इनफाइनाइट टाइम पर? इनफाइनाइट टाइम का मतलब जितना हाइड्रोलाइज हो सकता था हो गया। अब कितना हाइड्रोलाइज्ड हो सकता था? जितना इनिशियली प्रेजेंट था। भाई आपके पास 100 रुपये हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना खर्च कर सकते हैं? 100 ही तो कर सकते हैं, यानी जितना आपके पास इनिशियली प्रेजेंट था उतना ही तो खर्च कर सकते हैं। 200 तो करने से रहे क्योंकि आपके पास है ही नहीं। ठीक इसी तरीके से इनफाइनाइट टाइम पर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा सुक्रोज का, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, जिसे मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R0 माइनस R इन्फिनिटी है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास चेंज कितना आया? R0 माइनस R इन्फिनिटी। विद द टाइम हमारे पास रीडिंग डिक्रीज कर रही है, इसलिए हम R0 में से माइनस कर रहे हैं। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब 2 माइनस 1 कीजिए, यानी a माइनस एक्स। a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। R0 माइनस R इन्फिनिटी माइनस R0 माइनस RT, माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, R0 माइनस R इन्फिनिटी माइनस R0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस RT आ जाएगा। अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो गया, बच गया RT माइनस R इन्फिनिटी। a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया RT माइनस R इन्फिनिटी के। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या एक्सप्रेशन देखा था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ए भी आपके पास है, a माइनस एक्स भी पास है, तो देरी किस बात की रख दीजिए इस इक्वेशन में, 2.303 अपॉन टी लॉग a है हमारे पास आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी, a माइनस एक्स है आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ गई रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू फॉर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये बात थी डियर इसके काइनेटिक्स की। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, फिर इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जहां पर हमें ये अप्लाई करना होगा। तो चलिए आप इतना नोट करें। चलिए अभी तक हमने जो सीखा अब उसे अप्लाई करने की बारी है। The inversion of cane sugar was studied in 0.9 normal HCl at 25 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात हमने देखी ही थी कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस मिनरल एसिड की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, जिससे हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। तो ये वही है हमारे पास 0.9 नॉर्मल HCl, जो H+ वहाँ से लिखा था, जो एसिड से आया था। द फॉलोइंग पोलैरिमेट्रिक रीडिंग्स वर ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये भी बात हमारी हो चुकी है कि पोलैरीमीटर की हेल्प से हम डिफरेंट इंटरवल्स पर एंगल ऑफ रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। डाटा आपके सामने है। इनिशियली जो रीडिंग थी पोलैरीमीटर के डिग्री में वो है 24.09, 7.18 पर है 21.41, इसी तरीके से 18 पर कुछ रीडिंग आई, 27 पर कुछ रीडिंग आई और इन्फाइनाइट टाइम पर कुछ रीडिंग आई। टाइम के साथ देखिए रीडिंग डिक्रीज कर रही है और अल्टीमेटली नेगेटिव हो जा रही है। शो दैट इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हमें बतानी है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कॉन्सेप्ट आपके पास है। ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट के केस में भी देखा था कि अलग अलग हमारे पास जो इन कंडीशंस थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने रेट कांस्टेंट निकाला था। उनकी वैल्यू अगर सभी की कांस्टेंट आ जाती है या नियरली कांस्टेंट आ जाती है तो हम बोल देंगे कि एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। आप कर लेंगे, इसे कीजिएगा, अदरवाइज हम डिस्कस तो करेंगे ही। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला जो अभी अभी हमने जस्ट डिराइव किया है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ए था हमारे पास आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी और हमारे पास आर टी a माइनस एक्स था आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। अब देखिए आपको एग्जाम में सब कुछ लिख कर आना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतना, एट टाइम टी कंसंट्रेशन इतना, क्योंकि वहाँ पर हमें मार्क्स की जरूरत होती है। यहाँ पर आर नोट ये पूरा आप बता कर आएंगे कि आर नोट क्या है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं समझने के लिए। ये है हमारे पास प्लस 24.09। इन्फानाइट टाइम पर भाई कितना है हमारे पास, माइनस के 10.74। अब क्या क्या चाहिए, आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी चाहिए एक, तो ये हो जाएगा 24.09 माइनस माइनस 10.74, ये हमारे पास आ जाएगा 34.83। और हमें चाहिए आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ये जिस भी टाइम पर निकाल रहे हैं, मान लीजिए पहले हम निकालेंगे t इज इक्वल टू 7.18 मिनट्स पर, तो ये हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी है 21.41 माइनस माइनस 10.74, ये हमारे पास आ जाएगा 32.15। अब हम निकाल रहे हैं पहला किस पर, t इज इक्वल टू 7.18 मिनट्स पर। ये आर टी माइनस आर इन्फिनिटी उसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज होता रहेगा। रखो इक्वेशन 1 में हमारे पास इसे सब इंफॉर्मेशन को, k इज इक्वल टू 2.303, t कितना ले रहे हैं 7.18 मिनट लॉग, आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी कितना आया था 34.83 और आर टी माइनस आर इन्फिनिटी कितनी है 32.15। इसे जब आप सोल्व करेंगे 0.0116 हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम में आपके पास ऐसी कैलकुलेशन आ रही है तो कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, नहीं है तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जिसकी आप कैलकुलेशन इजी कर लें। मेन है आपका कॉन्सेप्ट का समझ आना कि जो आपने सीखा कि आप वो अप्लाई कर पाए। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई इतना। इसी तरीके से डियर आप निकालेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 18 मिनट्स पर। सब चीज़ वही है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर टाइम चेंज होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग आर टी चेंज होगा जो कि है 17.74। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 0.0118 यूनिट साथ लिखेंगे भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर मिनट रेट कांस्टेंट आ जाएगा पर मिनट इसके कोरस्पॉन्डिंग।
इसी तरीके से हमारे पास जब हम निकालेंगे टाइम 27.05 मिनट्स पर, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0119 पर मिनट। अब देखो नियरली कांस्टेंट है k की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं द कॉन्स्टेंसी इन द वैल्यू ऑफ k shows that the reaction is of कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ये थे डियर बात सारी हमारे पास इस कॉन्सेप्ट की। एक बार पूरा रिवाइज करते हैं हमने आज क्या किया। बेसिकली हमने शुरू कर रखा था सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस को। वहाँ पर दो रिएक्शंस की हमने बात की थी। पहली थी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, सेकंड थी हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट थी उसे हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इस लेक्चर में हमने उठाया है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को, जिसमें हमने सुक्रोज को लिया है। देखा कि क्या होती है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर रिएक्शन के थ्रू, समझा ऐसा क्यों बोलते हैं, उसके काइनेटिक्स को हमने समझा, एक एक पॉइंट उसमें ध्यान से देखा। देन जो हमने सीखा उसको सारा हमने एक प्रॉब्लम के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश की। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।